नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस है, केस नंबर है ये 23, जीके भटनागर वर्सेस अब्दुल अलीम। जीके भटनागर वर्सेस अब्दुल अलीम। जो जीके भटनागर है वो लैंडलॉर्ड है, अब्दुल अलीम टेनेंट है। ये बेस्ड है 14(1)(b) के ऊपर ही। तो इसके एसेंशियल्स आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर भी अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो उठा के देखिएगा। 14(1)(b) बात करता है सब टेनेंसी की। सब टेनेंसी में भी इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हुई है बेयर एक्ट में, कि भाई 9 जून 1952 के बाद अगर कोई सब टेनेंसी क्रिएट की गई है विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के पास राइट है एविक्शन कराने का, प्रॉपर्टी खाली कराने का 14(1)(b) का ग्राउंड लेते हुए। इसमें इन्होंने 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो ध्यान रखिएगा उसको। एक सबलेटिंग, एक असाइंड और एक अदरवाइज पार्टी विद द पोजेशन ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसिस। मैं इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। सबलेटिंग क्या होती है कि एक मकान मालिक ने किराएदार रखा और एक किराएदार ने भी दूसरा किराएदार रख लिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। कि तुम मुझसे किराया खुद ले रहे हो और फिर आगे देते हो, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। दूसरा इन्होंने वर्ड किया है असाइंड। असाइंड क्या होता है कि एक जब हम कोई किराएदार होता है, कोई प्रॉपर्टी अगर किराए पे उसे लेता है तो उसके बाद कुछ राइट्स आते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करने के। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो कमरा है, अगर मैंने किराए पे लिया है तो इस प्रॉपर्टी को राइट यूज करने का मेरे पास राइट आया है। जैसे कि इसमें रहने का राइट मेरे पास आया है, बिजली फैन ये सब इस्तेमाल करने का राइट मेरे पास आया है, वॉशरूम में ये सब इस्तेमाल करने का मेरे पास राइट है। ये सारे राइट्स अगर मैं किसी और को दे दूं तो इसको हम बोलते हैं असाइंड करना। तीसरा इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया अदरवाइज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसिस। कि ये कमरा है फॉर एग्जाम्पल, इसका कुछ हिस्सा इसमें मैं पार्टीशन लगा दूं या पूरा का पूरा किसी और को दे दूं, ये होता है पार्टीशन करना। अदरवाइज जो तीसरा पॉइंट है। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे जीके भटनागर में? इसमें जो अपेलेंट है वो लैंडलॉर्ड था और जो रेस्पोंडेंट है वो किराएदार था। तो लैंडलॉर्ड ने अपनी एक कोई दुकान किराए पे दी थी रेस्पोंडेंट को, तो रेस्पोंडेंट का काम नहीं चल रहा था। भाई दुकान थी, नहीं चल रहा, बिजनेस घाटे में चल रहा, तो उसने एक पार्टनर बना लिया। उस पार्टनरशिप जब डीड भी बनी उन लोगों के बीच में, तो उस डीड में भी लिखा गया क्या कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, तो ये 50% हिस्सेदार बनेगा जो अपने पैसा लगा रहा है। इसका 50% प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसका बांटा जाएगा। दूसरा, जब भी ये पार्टनरशिप डीड खत्म होगी तो किराए जो ये जिसने पैसा लगाया उसका इस किराएदारी से, इस टेनेंसी से कोई लेना देना नहीं होगा, बकायदा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि बीच वाली जो कोर्ट्स होती है ना, रेंट कंट्रोलर, उसकी अपेलेट, इसकी हाई कोर्ट, किसने क्या फैसला दिया ये एग्जाम टाइम पे याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या था ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो क्या कोई एक पार्टनरशिप विल जब बनाई जाती है, कोई पार्टनरशिप इन्वॉल्व की जाती है किसी बिजनेस में, तो क्या वो सब टेनेंसी बनती है या नहीं? कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा ना, कभी कभी कुछ लोग प्रॉपर्टी ना खाली करनी पड़े तो एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, उसका जिसको हम बोलते हैं ना व्हील घूंघट लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसे नहीं देखा जाएगा, हर केस को उसके फैक्ट्स के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में जब उनकी पार्टनरशिप डीड को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि ये पार्टनरशिप नकली नहीं थी, जेन्युइन थी। इसमें जो भी क्लोजेज मेंशन किए गए थे बिल्कुल वो जेन्युइन थे, एक एक क्लोज को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। और इस केस में एक चीज़ और निकल के आई, मैं आपको बताता हूँ। जो अपेलेंट लैंडलॉर्ड था, इसने खुद अपनी तरफ से कोई तसल्ली नहीं करी। इनको तो इसकी वाइफ ने ये कह दिया था कि मैंने देखा था उस दुकान में ना कोई और भी बैठ रहा है परमानेंट इतने टाइम से, तो इनको लगा कि भाई तो सब टेनेंट हो गया, आप खाली करा लो। तो ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करी। तो इस केस में जो अपेलेंट है इसकी अपील को डिसमिस किया गया और जो रेस्पोंडेंट जो टेनेंट है उनके फेवर में जजमेंट आया। धन्यवाद।